हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये एनालिसिस होगा आपका अरुणाचल टाइम्स का 18 फरवरी 2026 का। फर्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर ऑन सीबीआई प्रोब इनटू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू फर्म्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर स्किन। ओके, रिसेंटली एक petition was filed by the advocate Prasant Bhushan. होगा एडवोकेट प्रशांत भूषण ही हैज़ फाइल्ड एन पिटिशन फॉर सेफ मोन रीजन फेडरेशन के अंदर में एक पिटिशन फाइल किया है कि ओवर द लास्ट 10 years, मतलब 4 फार्म्स, ठीक है, 10 साल में 4 फार्म्स जो आपका चीफ मिनिस्टर का फैमिली से रिलेटेड, वही फार्म को एवरी कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरी वर्क दिया गया है। And they have alleged an amount of 1,270 crore contracts over the 10 years completely to the CM family. Now, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये निकलता है कि ये जो फार्म्स है दे आर बीइंग ओन्ड बाय सीएम, या तो उसका पत्नी, या तो उसका मदर, या तो उसका ब्रदर, एंड दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन ऑफ द ब्रांड ईगल, जो उसका वाइफ का ओनरशिप है, उसको वो लोग मेंशन किया है। सो सुप्रीम कोर्ट 2 वीक्स का नोटिशन पे सीबीआई को ये फार्म्स के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है और रिटर्न सबमिशन देने के लिए बोला है। नाउ सीबीआई डिमांड इसलिए है बिकॉज ये एक इम्पार्शलिटी कंसर्न को शो करता है, और सीबीआई का मांग इसलिए रखा है क्योंकि स्टेट पुलिस का फंक्शन अंडर द चीफ मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन आ सकता है, तो उसमें इम्पार्शलिटी प्रिजुडाइज अप्रोच हो सकता है। दैट्स वाई इम्पार्शलिटी कंसर्न के थ्रू सीबीआई को दिया गया है। और ये जो बेंच ऑफ जस्टिस का कोर्ट में विक्रमनाथ, संदीप मेहता एंड एनवी अंजारी, दे हैव स्टेटस कि सीबीआई 2 वीक्स के अंदर में रिटर्न सबमिशन दिए रिगार्डिंग दिस कंप्लेन। नाउ, एथिकल एंड गवर्नेंस इश्यू इससे निकलता है, और ये क्वेश्चन आपका जीएस मेंस का क्वेश्चन है। सो ये बेसिकली आपका जो जीएस पेपर है, जीएस पेपर में जीएस पेपर 4 हो गया, पेपर 2 हो गया एंड पेपर 1, उसमें जनरली इसको पूछा जाता है। सो वो पर्सपेक्टिव से ये आज का न्यूज़ को डाला गया है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है। फर्स्ट थिंग, जब आपका फैमिली या तो प्राइवेट इंटरेस्ट आपका ऑफिशियल ड्यूटी को, यानी कि वायलेट्स द इम्पार्शलिटी का जो कंसेप्ट है उसको वायलेट करता है, वो इश्यू निकलता है। दूसरा, मिसयूज ऑफ द ऑफिस फॉर देयर रिलेटिव, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ निपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म निकल जाता है। दूसरा, मतलब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं होने से प्रोबिटी इन गवर्नेंस को इम्पैक्ट करता है। तो दीज आर ऑल द इश्यूज, ये आपका एथिकल इश्यूज है, इसके वजह से सच चेंजेस, सच रिक्वायरमेंट ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो इसका अभी का जो आर्टिकल के अंदर आता है वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, ये कोई भी पनिशमेंट, कोई भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट जो होता है बाय ए पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट ये कोई भी हो सकता है, हम लोग का चीफ मिनिस्टर हो या तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उसको दिया जाता है। उसके अलावा आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, जहाँ में हम सब एक समान है लॉ के सामने, चाहे हम मिनिस्टर हो या तो एक सिंपल आम आदमी हो, ठीक है। उसके बाद आपका आर्टिकल 32 या तो आर्टिकल 226, जिसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जुडिशियल रिव्यू हम तब लेते हैं जब स्टेट मशीनरीज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ओके, सो इसका रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आपका पॉलिटी में आप लोग पढ़ता होगा, तो इसको आपको याद करना है, क्योंकि सच इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को हम आपके जीएस पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है उसमें हम जुडिशियल प्रोबिटी, यानी कि प्रोबिटी एंड गवर्नेंस को लेके हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद एग्जाम रेलेवेंस के लिए, लाइक आई ऑलरेडी सेड, इसमें जो एथिकल नॉर्म्स होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है इम्पार्शलिटी को लेके, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, Supreme Court expresses concern over growing trend of lawyers using AI to file pleas. So recently, एक news had been highlighted by Supreme Court of the India, जिसमें increasing AI intelligence को use किया जा रहा है by the lawyers to draft the legal petitions. So ये जो discussion आपका AI Summit of 2026 जो भारत मंडलम न्यू दिल्ली में हो रहा है, उसमें भी ये इश्यू को डिस्कस किया गया था। तो जिसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, ही हैज़ डिस्कस along with जस्टिस बीवी नागारत्ना एंड जयमाला बागची, वो लोग एक्सप्रेस किया है ओवर द ग्रोइंग trend of using AI generated petitions. So they have quoted मर्सी एंड मैनकाइंड। मर्सी एंड मैनकाइंड एक
फेक कोड से जिसको आपका एआई एक हेलुसिनेशन कोटेशन बनाया है, जो बेसिकली एक नॉन एग्जिस्टेंट जजमेंट का ऊपर में साइड करके बनाया है। एंड उसके अलावा दे हैव ऑल्सो स्टेटेड कि टाइम एंड अगेन एआई बहुत सा प्रोविजंस और बहुत सा जो जजमेंट्स होता है उसमें एडिशनल या तो उसमें डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल मतलब सैंक्टिटी और एक्यूरेसी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होता है उसको चेंज करके बताया जा रहा है। तो सच बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशनल लीगल ड्राफ्टिंग स्किल्स ऑफ द लॉयर्स। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द पीआईएल जो फाइल हुआ था आपका एकेडमिक रूपरेखा वर्मा के अंदर में, उसमें भी पॉलिटिकल स्पीचेस लुक में जो चेंजेस लेके आया है एआई जो, उसका डेंजर के बारे में बताता है। ठीक है। सो एग्जाम के लिए जुडिशियल एथिक्स और इंटीग्रिटी को लेके पूछा जा सकता है कि किस तरह से अनवेरीफाइड एआई अगर हम यूज करने से वो क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिक एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कोर्ट प्रोसेसिंग को ऑल्टर कर सकता है, फैब्रिकेट कर सकता है। ठीक है। और वो जस्टिस डिलीवरी को डिस्टोर्ट कर सकता है। सो ये सीधा आपका केस स्टडी बन के आ सकता है सच क्वेश्चंस। ठीक है। केस स्टडी बन के ये आपका एथिक्स का पेपर में आ सकता है, एथिक्स जो आपका जीएस का पेपर 4 बनता है। ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन लॉ, सुप्रीम कोर्ट में एआई जनरली जजमेंट में, ट्रांसलेशन में, स्पेशली जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है उसमें यूज़ किया जाता है। हाउएवर अगर सच ट्रांसलेशन प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया है तो वो बेसिकली ड्राफ्टिंग पेटिशंस को इन अदर फॉर्मेट में वो शो कर सकता है, जो आगे जाके क्वेश्चन एंड एक बहुत रेड फ्लैग होता है ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉ। ठीक है। So in this petition, Supreme Court has also stated of the clear guidance, code of conduct and ethical standard for lawyers, especially using generated AI in the legal practice. ठीक है। सो एआई का जो सबमिट हो रहा है वहाँ में इसका डेवलपमेंट फोकस, एथिकल फ्रेमवर्क्स एंड द विजन ऑफ द सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, उसका ऊपर में इसका बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है होगा। और दूसरा केस हेलुसिनेशन, मर्सी एंड मैनकाइंड का जो हेलुसिनेशन एआई टेक्नोलॉजी जो क्रिएट किया है वो बेसिकली एक बहुत ही डेंजर ऑफ द फेक प्रेसिडेंट एंड मिस एट्रीब्यूटेड कोटेशंस को दिखाता है। ठीक है होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अटेंशन इन एडिक्वेट, ये बेसिकली आपका जो एलिंग हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया है उसके बारे में बता रहा है ये आर्टिकल। तो रिसेंटली आपका पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग और सिस्टमेटिक गैप का बीच में की एनालिसिस बना के बजट का हिसाब से यानी कि जीडीपी के हिसाब से दिखाया गया है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो टारगेट किया है कि वो इंक्रीज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर किया जाएगा टू 2.5% ऑफ द जीडीपी एज गिवन इन द ईयर 2025। तो करेंट जो हेल्थ एक्सपेंडिशन वो है 1.5 ऑफ द जीडीपी, लेकिन करेंटली उसको 2.5 में इंक्रीज किया जाएगा बोल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी अराउंड 0.29 इंक्रीज किया है, बट स्टिल ये बहुत स्टैग्नेंट को दिखा रहा है, स्टैग्नेशन ऑफ द जीडीपी यानी कि ग्रोथ को दिखा रहा है, जो कि आगे जाके इकोनॉमी के लिए बहुत हैम्पर हो सकता है। ओके उसके बाद बहुत सा जीडीपी में इंडिया लैग बिहाइंड, इवन सब सहारन जो अफ्रीका है उससे भी लैग पीछे है, लैटिन अमेरिका लोग से भी इंडिया जो पीछे है इन कंपेयर टू हेल्थ सेक्टर्स। ठीक है। तो रिपीटेड फेलियर इन द हेल्थ सेक्टर इंडिया में क्या हो सकता है, और ये लोग ज़्यादातर मेंस पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो वो हो सकता है रेगुलेटरी ओपेसिटी, यानी कि इंडियन हेल्थ केयर में जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ना, ग्रेवेंसेस और मेडिकल नेग्लिजेंसी केसेस लोग के लिए वीक अकाउंटेबिलिटी जो फ्रेमवर्क है वो हो सकता है वन ऑफ द रीज़न फॉर द फेलियर। सेकेंड हो सकता है वैक्यूम डाटा वैक्यूम। इंडिया में जो ओनली सिर्फ 22.5% ऑफ द डेथ्स मेडिकली सर्टिफाइड होता है, मोस्टली तो होता भी नहीं, अराउंड 13% फेल इन द नॉर्थ इंडिया पाया गया है, और 77.5% ऑफ द डेथ्स लोग तो कभी मेडिकली रजिस्टर्ड ही नहीं होता है। तो ऐसा होने से डाटा वैक्यूम होता है, गैप होता है, और वो वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। उसके बाद रिलायबिलिटी, मोर्टल डेथ जैसे हो गया, डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, ये लोग एक्यूरेटली ट्रैक नहीं किया जाता है, और पॉलिसीज़ जितना भी बना रहे वो इनइफेक्टिव हो रहा है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लैब्स है ना, डिस्पाइट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल रजिस्टर स्टिल इनकम्प्लीट है, एंड प्रॉपर सेंट्रल डाटाबेस फॉर द हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। ये बेसिकली एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस ऑफ इंडिया के बारे में बताता है।
ठीक है। उसके बाद रूरल और अर्बन डिवाइड, सीवियर शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, स्किल्स, डायग्नोसिस इक्विपमेंट, दिस आर वन ऑफ द रीजंस। आप देखा जाएगा कि अकेला एक डॉक्टर रूरल एरियाज में और ऑलमोस्ट 100 टू 200 पेशेंट को अकेला संभालता है, और एक नर्स पूरा एक वार्ड को संभालता है। सो सच सिचुएशन में इट्स टाइम कि गवर्नमेंट नेसेसिटी चेंजेस लेके आए। ठीक है। उसके बाद बजट इनिशिएटिव मेंशंस, कुछ कुछ बजटरी इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट मेंशन किया है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में हम उसको थोड़ा सा देखेगा। जैसे बायोफार्म शक्ति के बारे में, ये एक ऐसा हेल्थ केयर स्ट्रेटजी है जहाँ में नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ इंडिया आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये आपका यूनियन बजट 2026 टू 27 में अनाउंस किया है, और इसका आउटलाइन जो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रखा गया है विद द 5 ईयर ड्यूरेशन। और इसका टारगेट है कि 5% ऑफ द ग्लोबल जो बायोफार्मेटिकल मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज कर सके फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायोफार्म शक्ति ये है कि ये जितना हो सकेगा जो डिजीज फोकस, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको वो लोग फोकस में टैकल कर सके, उसका रिकॉर्ड रख सके, और सेल्फ रिलायंस के थ्रू, है ना, मतलब डिपेंडेंसी और द इम्पोर्टेंट एंड एडवांस बायोलॉजिकल थेरेपीज को रिड्यूस करके जितना हो सकेगा जो अपना इंडियन है, यानी कि जो अपना अंदर का है, उसको एडवांस में या तो उसको एनहेंस कर सकेगा। ठीक है। तो उसके अलावा आपका वैल्यू चेन शिफ्ट देखने को मिलेगा फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड में, जहाँ में इंडिया जो सेलुलर इंजीनियरिंग, नेक्स्ट जनरेशन थेरेपीज, ठीक है, वो सबको आगे लेके जाना होगा। उसके बाद एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर्स में एकेडमिक नेटवर्क, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी रखा गया है। अपग्रेडेशन ऑफ द 7 एक्सिस्टिंग NIPER इंस्टीट्यूट्स, है ना, फॉर बायोफार्मा रिसर्च के लिए। उसके बाद अराउंड 1000 क्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स को बनाया गया है ताकि इंडिया जो सेल्फ सर्विस, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। उसके बाद इंडिया का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को चेंज कर सके और उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन कर सके। ठीक है। सो एग्जाम के लिए टेक्नोलॉजिकल डेफिनेशंस और टर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बायोलॉजिक्स अभी बहुत सा मेडिसिन को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करके बना रहा है। बायोसिमिलरिस नियर आइडेंटिकल कॉस्ट इफेक्टिव वर्जन्स ऑफ द अप्रूव बायोलॉजिक्स ये बनाता है। ठीक है। सो इससे रिलेटेड बायोटॉक्सिफिकेशंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, बायो मतलब विटामिन जेनेसिस के बारे में भी पूछा जा सकता है एग्जाम लोग में। ठीक है, होगा। सो की एस्पेक्ट अभी रिसेंट टाइम में ये देखना है कि 6% इंक्रीज होने के बाद भी वो इनसफिशिएंट है, स्टिल वी नीड मोर, है ना। तारिक रहमान सोन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। सो रिसेंटली एक नया चेंज इन आवर नेबरिंग स्टेट ये है कि तारिक रहमान हैज़ बीन सोन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश। सो ये आपका 18 मंथ्स का जो इंटरिम गवर्नमेंट हुआ है विच वॉज लेड बाय नोबल ल्यूट्रेड मोहम्मद यूनिसिफ, ये मार्क एंड हो गया है। और उसके बाद जुलाई रिवोल्यूशन के तहत एक न्यू विक्टोरी, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वोन किया है, वोन करके अराउंड 209 सीट आउट ऑफ 297 जीतने के बाद वो डिक्लेयर किया है, और जिसमें उसका जो प्रेसिडेंट है तारिक रहमान को तारिक रहमान को प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया है। तो ये जो सेरेमनी है ये आपका साउथ प्लाजा ऑफ जैतिया संसद में रखा गया था। ठीक है। उसके बाद आपका जो ओड बस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद साफुद्दीन, और इसमें 49 मेंबर कैबिनेट वेर सोन इन। ठीक है। उसके बाद इंडिया में इंटरनेशनल प्रेजेंस भी देखने को मिला है। इंडिया से लोकसभा स्पीकर एंड फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दे हैव अटेंडेड दिस मीटिंग एंड ऑल्सो दिस ceremony, एंड ऑल्सो लीडर्स फ्रॉम द मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, वो लोग भी अटेंड किया है। ठीक है। सो ये जो चीफ न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है, जो फॉर्म हुआ है एंड न्यू गवर्नमेंट, दे आर ऑन द वे फॉर ए डिप्लोमेटिक रीसेट विद इंडिया। इंडिया एंड द न्यू जो गवर्नमेंट है, दे हैव एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म अबाउट रीबिल्डिंग द टाइज विच हैज़ बीन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस इंटरिम पीरियड। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड द तारिक रहमान, Prime Minister of Bangladesh, to India to emphasize on the people-centric cooperation and regional stabilities. ठीक है। उसके अलावा तारिक रहमान को आपको नाम को याद करना है क्योंकि रिसेंटली ये प्राइम मिनिस्टर बना है ऑफ आवर नेबरिंग स्टेट। तो वो बांग्लादेश का फर्स्ट
मेल प्राइम मिनिस्टर है इन 36 ईयर्स। और बांग्लादेश का जो लॉन्ग पॉलिटिकल डोमिनेंस है, बैटल ऑफ द बेगम्स बिटवीन द खलीदा जाय एंड शेख हसीना, उसको वो एंड कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका बांग्लादेश का 13 पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, और यहाँ में जो अवामी लीग जो है, दे वेर बार फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। ठीक है, उसके अलावा यहाँ में आपका मेन अपोजिशन पार्टी जमात ए इस्लामी, दे हैव इमर्ज एज द मेन अपोजिशन पार्टी। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में आपका इंटरनल स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शंस है, वो लोग का भी माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है इन द न्यू कैबिनेट कॉम्पोजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 प्राइमरीली डील्स विद क्रिमिनल मिसकंडक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट बाय द पब्लिक सर्वेंट। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू सीबीआई इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये केसेस हम लोग पॉलिटी में पढ़ता है। ठीक है, जीएस पेपर 2 का। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन गवर्नेंस मीन्स प्राइवेट इंटरेस्ट इन्फ्लुएंसिंग ऑफिशियल ड्यूटी। आर्टिकल 32 and 226 related to judicial review and right jurisdictions। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हम लोग उसको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिक ऑफिस अंडरमाइन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटीज, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछा गया है, सच क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में। ठीक है, ट्राई मेकिंग दिस। उसके बाद प्रोबिटी एंड गवर्नेंस, ये आपका एथिक्स और जीएस पेपर 2, यानी कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है। ट्राई मेकिंग सच क्वेश्चंस और कोशिश करिए देने के लिए, है ना। Sometimes you have to wander a bit and do what you don't want to do in order to figure out what it is you are supposed to do। Larry David। ठीक है, सो पढ़ते रहो माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम इज वेरी नियर। थैंक यू।